हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल एलिमेंट। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन की मॉडल्स के बारे में। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और नेट में काफ़ी बार पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें कुछ 3 मॉडल्स दे रखे हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ना है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, जल्दी से देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो। तो इसमें हम पढ़ेंगे एडी के बारे में, एस्योर के बारे में एंड डिक एंड कैरी मॉडल के बारे में। तो ये तीनों मॉडल इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन के मॉडल हैं। इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन क्या होती है कि जब भी हम लर्निंग कंटेंट को या जो भी इंस्ट्रक्शंस होती है उसको कैसे डिज़ाइन करते हैं, डेवलप करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि लर्निंग और ज़्यादा अच्छे से हो सके। ये बेसिकली जो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन है बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव मेथड है या बहुत ही ज़्यादा एडवांस वे है कंटेंट डेवलपमेंट का, राइट। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एडी के बारे में। तो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन अगर आप समझना चाहो तो क्या होता है कि जिसमें हम लर्निंग इंस्ट्रक्शंस को डिज़ाइन करते हैं, डेवलप करते हैं और डिलीवर करते हैं। इसको कहते हैं इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। एडी की बात करें तो एडी की फुल फॉर्म है एनालाइज, डिजाइन, डेवलप, इम्प्लीमेंट, इवेलुएट। ये प्लीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछ लेता है कि इस डी का मतलब क्या है या इसकी फुल फॉर्म क्या है या इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो ये आता है। या ये पूछ लेगा कि एडी, एस्योर या ये कौन से किस चीज़ के मॉडल हैं, करिकुलम मॉडल हैं, इंस्ट्रक्शनल मॉडल हैं या प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के मॉडल हैं। तो ये इंस्ट्रक्शनल डिजाइंस के मॉडल है। ठीक है, तो ये जो मॉडल है एडी, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस, मतलब बहुत ही ज़्यादा बेस्ट मॉडल है। लेकिन इसकी कुछ वीकनेस हैं, इसीलिए इसकी वैरायटीज़ भी यूज होती हैं इस मॉडल की, या वो इवॉल्व हुई हैं इसकी वैरायटीज़। और ये मॉडल आया था 1975 के आसपास। तो इसमें बात करें तो एनालाइज का मतलब क्या होता है? हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ। एनालिसिस का मतलब ही क्या होता है? विश्लेषण करना, एनालाइज करना कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, कैसे उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है, कैसे उन प्रॉब्लम्स के बेस पे हमें अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, कैसे उनको हासिल करना है। तो ये सभी चीज़ें इसमें होती हैं। तो एनालाइज में क्या होता है? प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, मतलब वो सर्वे करके किया जा सकता है, ऑब्जर्वेशन करके किया जा सकता है, इंटरव्यू करके किया जा सकता है और प्रॉब्लम्स को पहचाना जाता है। प्रॉब्लम्स जब पहचान ली जाती हैं तो लर्निंग गोल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये हमारे लर्निंग गोल्स हैं, यहाँ तक हमें पहुँचना है। देन आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स नीड। तो स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जिनको एजुकेशन के आउटकम से फ़र्क पड़ता है, जैसे कि टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट। तो ये सभी स्टेक होल्डर्स हैं और इनकी भी नीड को मतलब इनकी नीड को ध्यान में रखा जाता है, इनके बेस पे भी गोल्स बनते हैं। देन है ट्रेनिंग नीड्स एनालिसिस, कि कैसे हम ट्रेन करेंगे ट्रेनर्स को, कैसे हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। देन आइडेंटिफाई टारगेट ऑडियंस, कि हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, कि हम हो सकता है वो प्राइमरी के बच्चे हों, हो सकता है वो सेकेंडरी क्लास के बच्चे हों, हो सकता है वो हायर एजुकेशन या हायर क्लासेस के बच्चे हों। ठीक है, मतलब स्कूल के हों, कॉलेज के स्टूडेंट्स हों या यूनिवर्सिटी के लर्नर्स हों। देन मैप रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, कि जब ये सब चीज़ें हो गई तो कौन कौन से रिसोर्सेज लगेंगे। ह्यूमन रिसोर्स कैसा लगेगा, मतलब कौन उन्हें पढ़ाएगा, कौन उन्हें सिखाएगा। अगर स्किल की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, डेस्क कैसे होंगे, या जो हमारा लर्निंग कंटेंट है वो कैसे डिलीवर होगा। तो सभी चीज़ों के बारे में इसमें एनालिसिस होता है, राइट। और अगर ये सब कुछ ना याद हो तो एनालिसिस ही याद रखना, कि एनालिसिस का मतलब इसे विश्लेषण, एनालाइज करना चीज़ों को। एनालाइज का मतलब प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है और उसका सॉल्यूशन ढूंढना, सभी को ध्यान में रखते हुए। देन बात आती है डिजाइन की। तो यहाँ पे केवल डिजाइन हो रही है, प्लानिंग हो रही है। ठीक है, तो जो भी एनालिसिस फेज में हुआ है उसके बेस पे डिजाइन को आगे, मतलब उसमें ट्रांसफॉर्म किया जाएगा पिछले वाले स्टेप को। तो इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को
प्लान किया जाएगा, मतलब उस पर प्लानिंग होगी कि ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, उसको स्टेक होल्डर्स की नीड के अकॉर्डिंग भी अलाइन करेंगे। ठीक है, मतलब बीइंग एन एक्सपर्ट आप तो ऑब्जेक्टिव बनाओगे, लेकिन उसमें आपके क्लाइंट की नीड भी जरूरी है, उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। देन इवेल्युएशन मेथड्स क्या होंगे, कैसे हम इवेल्युएट करेंगे, ये भी सभी चीजें क्या हो रही हैं, ऑन द पेपर हो रही है। देन लर्निंग इंटरवेंशन क्या होगी, कैसे हम सिखाएंगे, कैसे लर्निंग एक्सपीरियंसेस होंगे। ठीक है, वो सभी चीजें भी ध्यान में रखनी होगी। देन कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी कैसी होगी, हम कैसे पढ़ाएंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन, किसी एप्लीकेशन की मदद से, तो ये सभी चीज़ें डिसाइड होंगी। देन हाई लेवल मैपिंग ऑफ लर्निंग इंटरवेंशन, कि सभी चीज़ें रिसोर्सेज के कैसे क्या ज़रूरत होगी, सभी कुछ इसमें आ जाएगा। राइट, इसको कहते हैं डिजाइन। देन है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या है, जो भी हमने एनालाइज किया, डिजाइन किया, इसमें हम रियल में कंटेंट को डेवलप करेंगे। तो उसमें पहला स्टेप क्या है कि डिटरमाइन द इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, मीडिया एंड मेथड्स, की कौन सी स्ट्रेटजी होंगे, कौन से मीडिया या टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, कौन से मेथड्स होंगे जिनके जरिए हम ये बनाएंगे। देन हम असेसमेंट टूल्स बनाएंगे कि कैसे हम कंटेंट बनाने के बाद बच्चों को असेस करेंगे। देन हम ये डिसाइड करेंगे कि कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी कैसी होगी, कैसा मीडिया होगा, कोई एप्लीकेशन होगी, कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी होगी, या हमें अपनी एप्लीकेशन बनवानी पड़ेगी, किसी प्लेटफॉर्म के जरिए हम कंटेंट डिलीवर करेंगे, तो सब कुछ भी हमें डिसाइड करना पड़ेगा। देन लर्निंग टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे, अगर अलग तरह की लर्निंग टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, जैसे आजकल आप देखते हो बहुत सभी की अपनी अलग अलग ऐप्स हैं, है ना, तो वो उनकी इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन या इंस्ट्रक्शनल टीम ने डिसाइड किया होगा कि हमारा कंटेंट डिलीवर कैसे होगा, इसीलिए वो सब बनी है। देन प्रोडक्शन ऑफ लर्निंग प्रोडक्ट, कि कंटेंट क्या होना चाहिए, तो लर्निंग कंटेंट या कंटेंट को डिजाइन किया जाएगा, उसे प्रोड्यूस किया जाएगा, उसका डिलीवरी मेथड डिसाइड किया जाएगा, और साथ के साथ क्वालिटी इवेल्युएशन भी होता रहेगा। सपोज आपने कंटेंट लिखा, देन उसको क्वालिटी चेकर या प्रूफ रीडर या एडिटर्स उसको ठीक करेंगे, उसको अच्छे से डेवलप करेंगे कि आपका कंटेंट विदाउट एनी मिस्टेक्स तैयार हो सके। देन है इम्प्लीमेंट। तो इम्प्लीमेंट नाम से ही सजेस्ट होता है कि हमने जो भी एनालिसिस करी, डिजाइन करी, डेवलपमेंट करी, उसको अब रियल एनवायरनमेंट में इम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, तो जो भी हमारा कम्युनिकेशन प्लान था उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। फिजिकल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उसमें कुछ चीज़ें आएंगी कि क्योंकि जब रियल में हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत सारे बदलाव या बहुत सारी हमें एडेप्टेशंस करनी पड़ती हैं। देन ट्रेनिंग डिलीवरी होगी, बच्चों का पार्टिसिपेशन होगा, लर्नर का पार्टिसिपेशन होगा, फॉर्मल इवेल्युएशन होगा, प्रॉपर उनका मतलब एक पायलट प्रोजेक्ट के जरिए उनको इवेल्युएट कर लेंगे। पार्टिसिपेशन इन साइड प्रोग्राम्स, अगर कोई साइड प्रोग्राम है इंस्ट्रक्शंस में तो उसमें भी पार्टिसिपेट कराया जा सकता है, और उनका साथ के साथ इवेल्युएशन होता रहता है। इम्प्लीमेंट में कुछ की एलिमेंट्स हैं कि कम्युनिकेटिंग विद पार्टिसिपेंट, कि आपको कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, फीडबैक फॉर्म भरवा सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, इंटरव्यू कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, अगर लॉजिस्टिक की ज़रूरत है तो उसको मैनेज कर सकते हैं। राइट, डाटा कलेक्शन टाइम टू टाइम सभी चीज़ों को लेके हो सकता है, स्टूडेंट की नीड को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, और भी बाकी लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा है, सभी को लेके डाटा कलेक्शन हो सकता है। देन ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम्स किए जा सकते हैं कि जो सिखाएगा उनकी ही ट्रेनिंग पहले हो। ठीक है, ताकि सभी कुछ अच्छे वे में चलता रहे। देन इवेल्युएशन। तो इवेल्युएशन आपको पता ही है कि जॉन ड्यू ने भी कहा था कि इवेल्युएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन एनी काइंड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो इसमें भी क्या है, हर एक स्टेज पे तो इवेल्युएशन होता रहता है, और इंडिविजुअली भी एक अलग से स्टेप दिया हुआ है। ठीक है, तो इवेल्युएशन क्या होता है, स्मॉल ग्रुप में कर सकते हैं ताकि हमें पता चल सके इफेक्टिवनेस कितनी हो रही है।
और अगर पहला ही ट्रायल है तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जानने का मौका मिलेगा और उन प्रॉब्लम्स को हम फिर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वैल्यूएशन होता है, कॉन्टिन्यूस लर्निंग होती रहती है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ ईच स्टेप, कि सभी स्टेप में इवैल्यूएशन होता रहता है ताकि हम वहीं पे उसको ठीक कर लें। अगर आपका पर्पस बिजनेस लेवल के अकॉर्डिंग है तो आपको और बड़े लेवल पे इवैल्यूएशन करनी होती है, और इवैल्यूएशन के बाद आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जो कि आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो सिंपल से याद रखना, एडी, एनालाइज, डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंट एंड इवैल्यूएशन, ये स्टेप भूलना मत। चलो देन पढ़ते हैं एस्योर के बारे में। तो ये मॉडल दिया था हेनरी चैन मोलेंडा ने 1999 में। ये बेसिकली 6 स्टेप इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिजाइन मॉडल है। इसका इंटेंशन क्या है बेसिकली कि टीचर्स ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी और मीडिया का यूज करें क्लासरूम के अंदर। ये मॉडल इंश्योर करता है कि जो लर्निंग एनवायरनमेंट है वो स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट हो, ठीक है, एक कंडूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट हो जो कि लर्निंग को एनहेंस करे। ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए यूज होता है और इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत यूज होता है, और हम इस मॉडल को अपने लेसन प्लान्स में भी यूज कर सकते हैं ताकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत अच्छे ढंग से होती रहे। तो ये किस पे बेस है? ये रॉबर्ट गैने के इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन पे बेस है। कंस्ट्रक्टिविस्ट बेस्ड अप्रोच है या कंस्ट्रक्टिविज्म पे बेस है। ये क्या कहता है कि लर्निंग तब तक नहीं हो सकती जब तक लर्नर्स पैसिव हैं। लर्निंग तभी अच्छे से होगी जब लर्नर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, लर्निंग में इंटरेक्ट करेंगे अपने एनवायरनमेंट के साथ, अपने पीयर्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने फैसिलिटेटर के साथ। अगर लर्नर पैसिव हैं तो लर्निंग बहुत अच्छे ढंग से कभी भी नहीं हो सकती है, ठीक है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है? 2 वे प्रोसेस है, दोनों का पार्टिसिपेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, मतलब कि टीचर एंड स्टूडेंट्स का। एसओर की फुल फॉर्म क्या है? एनालाइज लर्नर्स को मतलब एनालिसिस करना लर्नर्स की नीड को, उसके बेस पे फिर स्टेट्स ऑब्जेक्टिव, ठीक है, वही चीजें हैं, बस घूम फिर के नाम अलग हो गया है और मॉडल मतलब उसमें स्टेप्स अलग हो गए हैं, लेकिन ओवरऑल प्रोसेस वही रहता है, ठीक है। तो लर्नर्स को एनालाइज कर दिया, उसके बेस पे ऑब्जेक्टिव बना दिए। देन नेक्स्ट एस का मतलब है सेलेक्ट इंस्ट्रक्शनल मेथड्स, मीडिया एंड मटेरियल्स की क्या क्या चीजें हम यूज करेंगे, कौन सा तरीका यूज करेंगे, कौन सा मॉडल यूज करेंगे, कौन से मटेरियल्स, लर्निंग मटेरियल्स को यूज करेंगे। देन यू का मतलब है यूटिलाइज मीडिया एंड मटेरियल्स की कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, मोबाइल फ़ोन का यूज करेंगे, कंप्यूटर्स का यूज करेंगे, स्मार्ट क्लासेस का यूज करेंगे, ठीक है। देन आर का मतलब है रिक्वायर लर्नर्स पार्टिसिपेशन, कि लर्नर का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। ई का मतलब है इवेल्युएट एंड रिवाइज, इवेल्युएट करेंगे और फिर से वही सब कुछ रिवाइज करेंगे। तो ये है एस्योर। इसकी फुल फॉर्म याद रखना, एनालाइज लर्नर, स्टेट ऑब्जेक्टिव्स, सेलेक्ट इंस्ट्रक्शनल मेथड्स, मीडिया एंड मटेरियल्स। यू का मतलब है यूटिलाइज मीडिया एंड मटेरियल्स। आर रिक्वायर लर्नर पार्टिसिपेशन। ई का मतलब है इवेल्युएट एंड रिवाइज, ठीक है। देन बात आती है डिक एंड कैरी मॉडल की। तो ये सबसे पहले प्रपोज हुआ था द सिस्टमैटिक डिजाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो कि पब्लिश हुई थी 1978 में, और ये दी थी वॉल्टर डिक एंड लाओ कैरी ने। इसको सिस्टम्स अप्रोच मॉडल भी कहते हैं। तो इस मॉडल को हम डायग्राम के वे से ही समझ लेते हैं, ज़्यादा रिटर्न कंटेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे। तो बात वही है मैंने आपसे बताई। सबसे पहले क्या करेंगे? आइडेंटिफाई इंस्ट्रक्शनल गोल्स, कि हमारे गोल्स क्या हैं, और गोल्स हमें कैसे पता चलेंगे? जब हम असेसमेंट करेंगे, एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस किसका? ज़रूरतों का, प्रॉब्लम्स का, क्योंकि जब हमें ज़रूरतें पता चलेंगी तभी हम गोल्स बनाएंगे। देन इसके बाद कहेंगे कंडक्ट इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। और इसी स्टेप पे क्या होगा? आइडेंटिफाई एंट्री बिहेवियर, कि बच्चों का क्या क्या पता होना ज़रूरी है। इसके बाद चलेंगे इस स्टेप पे, 4th स्टेप पे, राइट परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव।
मतलब बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव या परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव कि सीखने के बाद बच्चों को क्या हासिल होगा। देन क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट डेवलप करेंगे। क्राइटेरियन रेफरेंस क्या होते हैं, किसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम भी अपना टेस्ट डेवलप करेंगे, ठीक है। देन 6 स्टेप पे क्या है, डेवलप इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी कि कौन कौन सी स्ट्रेटजी होगी जिसके जरिए हम बच्चों को पढ़ाएंगे। देन 7th में है डेवलप एंड सेलेक्ट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, ठीक है। डेवलप करेंगे और सेलेक्ट करेंगे हमारे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को ताकि बच्चों को सबसे अच्छा लर्निंग मटेरियल्स प्रोवाइड हो सके। देन 8 स्टेप में है डेवलप एंड कंडक्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट जो कि टाइम टू टाइम चलती रहेगी। देन अगेन क्या है, डेवलप एंड कंडक्ट समेटिव असेसमेंट, ये भी टाइम टू टाइम चलती रहेगी, मतलब आफ्टर द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन। फॉर्मेटिव का मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन होता रहता है। तो ये स्टेप अगेन ऐसे ही चलता रहेगा, फिर से एंट्री बिहेवियर डिसाइड होंगे, है ना, और ये मदद करेंगे, मतलब ये 2 वे प्रोसेस है, राइट। यहाँ एक एरो यहाँ आएगा, सॉरी। तो ये सब चलता रहेगा और साथ के साथ क्या चलता रहेगा, रिवाइज, आपको दिखता नहीं होगा, ये रिवाइज इंस्ट्रक्शन ऑन एन आउटगोइंग बेसिस। तो ये जो रिवीजन है ये ऑन गोइंग बेसिस पे चलता रहेगा, राइट। किसी भी स्टेप पे गड़बड़ है, रिवीजन होता रहेगा। अगर यहाँ गड़बड़ है इसको ठीक कर लेंगे, यहाँ गड़बड़ है तो इसको ठीक कर लेंगे, यहाँ पे है इसको कर लेंगे, यहाँ पे है तो इसको कर लेंगे। तो ये था डिक एंड कैरी मॉडल। इसके स्टेप याद रखना, आइडेंटिफाई इंस्ट्रक्शनल गोल्स, कंडक्ट इंस्ट्रक्शन एनालिसिस, आइडेंटिफाई एंट्री बिहेवियर, 4 स्टेप पे एंट्री हो जाएगी, राइट परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव, डेवलप क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। क्राइटेरियन का मतलब ही क्या होता है, किसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम भी अपना इवैल्यूएशन टेस्ट डेवलप करते हैं। देन इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी को डेवलप करेंगे, देन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स को डेवलप करेंगे, सेलेक्ट करेंगे पर्टिकुलर क्लास के अकॉर्डिंग। सपोज 5th क्लास है तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, 10th क्लास है तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, कॉलेज के स्टूडेंट है तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। देन 8 स्टेप पे क्या है, डेवलप एंड कंडक्ट फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, देन समेटिव इवेल्युएशन, फिर से वही चीजें और फिर से ये साइकिल चलती रहेगी, राइट। तो ये 30 कैन कैरी मॉडल और इसी के साथ इंस्ट्रक्शनल मॉडल्स खत्म हुए। ये इंपॉर्टेंट है, नेट के एग्जाम में पूछा जाता है, तो एटलीस्ट इसके स्टेप्स याद रखना, इसकी प्रोसेस एंड फुल फॉर्म्स याद रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।